नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपनी हिस्ट्री की किताब का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर हमें समझाएगा कि आज हम जो दुनिया देखते हैं, जिसमें अलग अलग देश हैं, हर देश की अपनी एक पहचान है, ये सब आखिर बना कैसे। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले अपनी किताब में दिए गए इस पहले चित्र को बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक सपना है। एक सपना जो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने देखा था। उन्होंने इस पेंटिंग के जरिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो। आइए अब इस चित्र के हर एक हिस्से को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि सोरियो आखिर हमें दिखाना क्या चाहते थे। तो जैसा मैंने अभी बताया, सोरियो ने सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे 4 चित्रों की एक पूरी सीरीज बनाई थी, और इन सब में उन्होंने प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया का अपना सपना दिखाया था। लेकिन सोचिए जरा, क्या उस समय में ऐसी दुनिया असल में हो सकती थी? नहीं ना। तो ऐसी कल्पना जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगे, बहुत आदर्श हो, लेकिन जिसका सच होना लगभग नामुमकिन सा हो, उसे हम एक खास नाम देते हैं, यूटोपियन या कल्पनादर्श। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। तो ये जो शब्द है यूटोपियन, या हिंदी में कहें तो कल्पनादर्श, इसका मतलब ही होता है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना परफेक्ट हो, इतना आदर्श हो कि असल में उसका बन पाना लगभग नामुमकिन लगता है। सोरियो की जो पेंटिंग है, जिसमें राष्ट्रों का भाईचारा है, राजशाही का अंत है, ये सब उस समय के हिसाब से एक यूटोपियन सोच ही थी। चलिए अब वापस उसी चित्र पर चलते हैं और जमीन पर जरा गौर कीजिए। आपको यहां राजाओं के मुकुट और उनकी सत्ता से जुड़ी दूसरी चीजें टूटी फूटी बिखरी हुई दिखेंगी। ये क्या दिखाता है? ये कलाकार की सोच को दिखाता है कि भविष्य में निरंकुश संस्थानों का खात्मा हो जाएगा। पर यह निरंकुशवाद होता क्या है? निरंकुशवाद, जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जहां राजा या सरकार की ताकत पर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई अंकुश नहीं होता। वो पूरी तरह से अपनी मनमर्जी से शासन करते हैं। उस समय यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐसी ही राजशाही सरकारें थीं, और सोरियो का सपना इसी सिस्टम के खत्म होने का सपना था। सोरियो की इस कल्पना में देखिए, यूरोप और अमेरिका के लोग, क्या मर्द क्या औरतें, सब एक लंबी लाइन में एक जुलूस की तरह आगे बढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता की प्रतिमा को नमन करते हुए जा रहे हैं। ये जुलूस असल में एकता और आजादी की तरफ एक यात्रा का प्रतीक है। ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। इसको जरा ध्यान से देखिए। इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, जो ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी एक ऐसा दस्तावेज जो बताता है कि हर इंसान को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। अब इस जुलूस को देखिए। इसमें सबसे आगे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो उस समय तक एक राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट बन चुके थे। उनके ठीक पीछे है फ्रांस, जिसे हम उसके क्रांतिकारी तिरंगे झंडे से पहचान सकते हैं। और फिर आते हैं जर्मनी के लोग, जिनके हाथ में काला, लाल और सुनहरा झंडा है। मजे की बात यह है कि जब सोरियो ने यह चित्र बनाया था, तब जर्मनी एक देश बना ही नहीं था। ये तो बस एक उम्मीद थी, एक सपना था। पेंटिंग में अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं। कलाकार ने यहाँ उन्हें दुनिया के देशों के बीच भाईचारे के प्रतीक के तौर पे दिखाया है। मतलब उनकी उम्मीद थी कि भविष्य में दुनिया के सभी देश आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो ये तो थी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो की कल्पना, उनका एक सपना। लेकिन अब बात करते हैं हकीकत की। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की भावना सच में एक ऐसी ताकत बनकर सामने आई जिसने यूरोप की राजनीति और लोगों की सोच दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन सभी बदलावों का जो नतीजा निकला वो था राष्ट्र राज्य का उदय। अब ये उस समय के सिस्टम से बिल्कुल अलग था। पहले यूरोप में क्या होता था? बहुराष्ट्रीय वंशवादी साम्राज्य थे। मतलब एक राजा अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोगों पर राज करता था। लेकिन राष्ट्र राज्य का आइडिया इससे एकदम अलग था। देखिए, एक राष्ट्र राज्य में ताकत सिर्फ राजा के हाथ में नहीं होती, बल्कि उसके ज्यादातर नागरिकों के अंदर एक जैसी पहचान की भावना होती है, एक जुड़ाव होता है। वो ये मानते हैं कि उनका इतिहास एक है, उनकी विरासत एक है, और ये पहचान उन्होंने मिलकर अपने संघर्षों से और अपने नेताओं के कामों से बनाई है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये राष्ट्र होता क्या है?
एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नस्ट रेनान। उन्होंने सवाल पर बहुत गहराई से सोचा। चलिए अपनी किताब में दिए गए उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है। ज्यादातर लोग ये मानते थे कि एक जैसी भाषा बोलने से, एक ही नस्ल या धर्म के होने से या एक ही इलाके में रहने से राष्ट्र बन जाता है। लेकिन रेनान इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र की नींव इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो फिर उनके हिसाब से एक राष्ट्र की क्या खासियतें थीं? रेनान के लिए एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये बनता है एक लंबे अतीत के त्याग, बलिदान और वीरता की भावना से। जब लोगों का एक गौरवशाली अतीत होता है और आज भी यानी वर्तमान में भी वो मिलकर बड़े काम करने की इच्छा रखते हैं, तब जाकर एक राष्ट्र बनता है। इसलिए तो हम यहाँ अपनी एजुटेकन की क्लास में अपने देश के अतीत को इतना गहराई से समझते हैं ताकि हम भी उस भावना से जुड़ सकें। और उन्होंने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी कि किसी भी राष्ट्र का होना, उसका अस्तित्व एक डेली प्लेबिसाइट यानी दैनिक जनमत संग्रह है। अब ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो सवाल ये उठता है कि ये जनमत संग्रह होता क्या है? जनमत संग्रह का मतलब है लोगों की सीधी वोटिंग। तो जब रेनान ये कहते हैं कि एक राष्ट्र एक रोज का जनमत संग्रह है, तो उनका मतलब ये है कि एक राष्ट्र इसलिए है क्योंकि उसके लोग हर दिन अपनी मर्जी से उसका हिस्सा बने रहने का और अपने साझा जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। रेनान ने यह भी कहा कि दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों का होना बहुत जरूरी है। ये हमारी स्वतंत्रता की गारंटी है। जरा सोचकर देखिए, अगर पूरी दुनिया में बस एक ही कानून होता और एक ही राजा होता तो लोगों की आज़ादी तो खत्म ही हो जाती। इसलिए राष्ट्रों का होना हमारी लिबर्टी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो राष्ट्र या देश का विचार है, जो आज हमें बहुत ही स्वाभाविक लगता है, यह आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं फ्रांसीसी क्रांति में, और आज हमारी पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। साल 1789 की क्रांति से पहले का फ्रांस कैसा दिखता था? क्या वो वैसा ही एक देश था जैसा हम आज जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त वहां एक राजा का शासन था, एक राजतंत्र था, और उस व्यवस्था को एक खास नाम दिया गया था जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस वक्त फ्रांस में जो सिस्टम था उसे कहते हैं निरंकुशवाद यानी एब्सोल्यूटिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी सरकार जहां राजा या शासक की सत्ता पर किसी का कोई कंट्रोल, कोई अंकुश नहीं होता था। सारी की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी और वो अपनी सेना के दम पर राज करता था। इसमें आम जनता की कोई आवाज नहीं थी। तो हुआ ये कि इसी निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और यही वो पल था इतिहास का जब राष्ट्रवाद की भावना यानी अपने देश से जुड़ाव की भावना पहली बार इतनी साफ तरीके से दुनिया के सामने आई। तो इस क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे अहम नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा बदलाव था संप्रभुता का हस्तांतरण। ये एक भारी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। संप्रभुता का मतलब है शासन करने का सबसे ऊंचा अधिकार। तो जो अधिकार पहले सिर्फ एक राजा के पास था, वो अब वहां से निकलकर फ्रांस के आम नागरिकों के समूह के हाथ में आ गया। अब ये तय हो गया था कि देश की तकदीर का फैसला कोई राजा नहीं बल्कि देश के लोग मिलकर करेंगे। अब देखिए, देश तो बन गया, लेकिन इतने सारे अलग अलग लोगों के मन में ये एहसास कैसे जगाया जाए कि वो सब एक हैं, एक राष्ट्र का हिस्सा हैं? ये क्रांतिकारियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए बहुत सोच समझकर कई कदम उठाए। तो उन्होंने सबसे पहले दो बड़े जबरदस्त आइडिया सामने रखे। ला पात्री, जिसका मतलब है पितृभूमि, यानी ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, ये हम सब की है। और दूसरा आइडिया था les citoyens, यानी नागरिक। इन विचारों ने इस बात पर जोर दिया कि हम सब इस देश के बराबर के नागरिक हैं और एक संविधान के तहत हम सबको एक जैसे अधिकार मिले हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। देखिए, किसी भी समूह की पहचान के लिए सिंबल्स यानी प्रतीक बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए जो राजा का शाही झंडा था उसे हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया तिरंगा झंडा अपनाया गया। अब ये झंडा किसी एक राजा का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये पूरे फ्रांस के राष्ट्र का प्रतीक बन गया। राजनीति के स्तर पर भी बहुत बड़े बदलाव किए गए। वहां एक पुरानी संसद हुआ करती थी जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। इसमें समाज के अलग अलग वर्ग, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे, अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे।
अब उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसका मतलब साफ था, ये असेंबली अब किसी वर्ग की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधि है। और फिर आया एक और बड़ा कदम। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। मतलब अब पूरे फ्रांस के लिए एक ही सरकार होगी जो नियम कानून बनाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होंगे। देश को सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी एक किया गया। सोचिए, पहले एक ही देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाने पर अलग अलग टैक्स और शुल्क लगते थे, तो इन सभी आंतरिक शुल्कों को खत्म कर दिया गया। साथ ही पूरे फ्रांस में वजन और मापतौल की एक जैसी व्यवस्था लागू की गई। इससे व्यापारियों के लिए व्यापार करना बहुत आसान हो गया। अब जरा इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। ये एक जर्मन कैलेंडर का कवर पेज है। इसके बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बास्टील का किला टूट रहा है, और दाईं तरफ बिल्कुल वैसी ही एक तस्वीर है जर्मनी के एक किले की जो टूट रहा है। ये तस्वीर हमें क्या बताती है? ये बताती है कि फ्रांस की क्रांति की आग अब जर्मनी जैसे पड़ोसी देशों तक पहुंच चुकी थी और वहां के लोगों को भी आजादी के लिए प्रेरित कर रही थी। अब फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका ये मिशन सिर्फ फ्रांस को आज़ाद कराना नहीं है, बल्कि उनका ये कर्तव्य है कि वो यूरोप के दूसरे लोगों की भी मदद करें ताकि वे भी निरंकुश शासकों से आज़ाद होकर अपना राष्ट्र बना सकें। और अपनी इसी मिशन को पूरा करने के लिए 1790 के दशक में फ्रांस की सेनाएं अपनी सीमाओं से बाहर निकलीं। वे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में पहुंच गईं। और इन सेनाओं के साथ साथ राष्ट्रवाद का ये नया विचार भी इन देशों में फैलने लगा। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन ने फ्रांस में क्रांति से आए लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए जिससे पूरी व्यवस्था ज्यादा तर्कसंगत और कुशल बन गई। उसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर सुधार था 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम नेपोलियन की संहिता या नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। इस कानून ने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे खास अधिकार खत्म कर दिए। अब कानून की नज़र में सब बराबर थे और इसने संपत्ति के अधिकार को भी कानूनी सुरक्षा दी। और नेपोलियन ने ये सुधार सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रखे। जहां जहां उसकी सेनाएं गईं और उसने कब्जा किया, जैसे कि डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, वहां भी इन सुधारों को लागू किया गया। उसने वहां के प्रशासन को आसान बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को गुलामी और बेकार के शुल्कों से आज़ादी दिलाई। शहरों में भी उसने कारीगरों के संघों पर लगे कंट्रोल को हटा दिया, जिससे व्यापार और संचार व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। तो जाहिर है शुरू में लोगों को ये सब बहुत अच्छा लगा। खासकर जो नए नए बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, उन्हें लगा कि वाह, अब एक जैसे कानून है, एक जैसी नापतौल की व्यवस्था है और एक ही राष्ट्रीय मुद्रा है। इससे तो सामान और पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये जो शुरुआती खुशी और उत्साह था, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। जल्द ही ये उम्मीद दुश्मनी में बदलने लगी। जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा किया था, वहां के लोगों को धीरे धीरे ये सच्चाई समझ में आने लगी कि ये जो नए प्रशासनिक बदलाव हैं, ये उनकी आज़ादी की कीमत पर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये जर्मनी के एक शहर का सीन है, जहां लोग स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहे हैं। ये आज़ादी का एक प्रतीक था। आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी सैनिक भी वहां मौजूद हैं। ये तस्वीर उस शुरुआती दौर की है जब लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत मुक्तिदाता की तरह किया था। तो सवाल यह है कि लोगों का ये मोहभंग क्यों हुआ? वजहें साफ थीं। नेपोलियन ने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, बोलने और लिखने की आज़ादी पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, और सबसे बड़ी बात, बाकी यूरोप को जीतने के लिए लोगों को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जाने लगा। लोगों को ये समझ आ गया कि इन सुधारों के बदले में उनकी अपनी आज़ादी छीनी जा रही है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये एक तरह का कार्टून है। इसमें नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है, जो 1813 में लाइप्ज़िग की बड़ी लड़ाई हारने के बाद वापस आ रहा है। उसके थैले से जो चिट्ठियां गिर रही हैं, उन पर उन इलाकों के नाम लिखे हैं जो अब उसके हाथ से निकल चुके हैं। ये तस्वीर नेपोलियन की हार और उसके साम्राज्य के पतन को दिखाती है। और आखिर में ये नक्शा देखिए। ये 1815 के यूरोप का है, यानी नेपोलियन की हार के बाद का,
पर इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि नेपोलियन का असर कितने बड़े इलाके पर पड़ा था, जिसे उसकी हार के बाद बड़ी शक्तियों को बैठकर फिर से व्यवस्थित करना पड़ा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि राष्ट्र के आधुनिक विचार का जन्म फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। और फिर देखिए विडंबना कि नेपोलियन जो खुद एक तानाशाह था, उसी ने अपने युद्धों और सुधारों के जरिए चाहे अनचाहे इस विचार को पूरे यूरोप में फैला दिया। तो आज की एडुटेकन क्लास हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि नेपोलियन को इतिहास में किस तरह याद रखा जाना चाहिए, एक मुक्तिदाता के रूप में जिसने यूरोप को आधुनिक विचार दिए, या फिर एक विजेता के रूप में जिसने अपनी ताकत के दम पर पूरे यूरोप पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की। तो अपनी पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार पैदा हुआ, पर यह विचार सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। आज हम ये समझने वाले हैं कि ये चिंगारी पूरे यूरोप में कैसे फैली और इसने जर्मनी, इटली जैसे उन राष्ट्र राज्यों को कैसे जन्म दिया जो उस समय नक्शे पर थे ही नहीं। चलिए इस बहुत ही दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जब आज की तरह देश नहीं थे, तो फिर ये राष्ट्र या देश का आइडिया आया कहाँ से? जरा सोचिए, उस समय का जर्मनी या इटली, ये तो छोटे छोटे राज्यों, डचों और कैंटनों में बटे हुए थे। तो फिर इन अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में एक राष्ट्र होने की भावना, ये फीलिंग कैसे आई? इसका जवाब हमें उस समय के यूरोपीय समाज के अंदर झांकने पे मिलता है। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय को समझने के लिए हमें पहले उस समय के समाज को समझना होगा। उस दौर में यूरोप का समाज मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ था। समाज में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था कुलीन वर्ग यानी अरिस्टोक्रेसी। ये लोग संख्या में तो बहुत कम थे, लेकिन सारी जमीन और सारी ताकत इन्हीं के पास थी। इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां होती थीं और ये आपस में फ्रेंच भाषा में बात करते थे। और दूसरी तरफ थी किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी। पश्चिमी यूरोप में तो ये लोग किराए पर जमीन लेकर खेती करते थे, लेकिन पूर्वी और मध्य यूरोप में इनकी हालत बहुत खराब थी। वे भूदास थे यानी सर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जमीन के साथ बंधे हुए थे और अपने मालिक की इजाजत के बिना वो जमीन छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि समाज में कितनी गहरी खाई थी। लेकिन फिर यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वो था औद्योगिक क्रांति का। नए नए कारखाने लगे और इन कारखानों ने दो नए सामाजिक समूहों को जन्म दिया। एक था मजदूर वर्ग और दूसरा था एक नया मध्य वर्ग। इस मध्य वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और डॉक्टर, वकील जैसे पढ़े लिखे पेशेवर लोग थे। ये लोग कुलीनों की तरह खानदानी अमीर नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाई थी। और जानते हैं, इसी पढ़े लिखे मध्य वर्ग ने राष्ट्रीय एकता और उदारवाद के विचारों को सबसे पहले अपनाया और फैलाया। तो ये जो नया मध्य वर्ग था, ये एक खास विचारधारा से बहुत प्रभावित था। इसे हम उदारवादी राष्ट्रवाद या लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपनी एडुटेकन की इस क्लास में आज अच्छे से समझेंगे। तो आखिर इसका मतलब क्या था? देखिए, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द लिबर से बना है, जिसका मतलब होता है आजाद या फ्री। तो इस नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद के सीधे सीधे दो मतलब थे। पहला, हर एक व्यक्ति के लिए आजादी, और दूसरा, कानून की नज़र में सबकी बराबरी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, उदारवाद के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मतलब थे। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो इसका मतलब था कि सरकार सबकी सहमति से बननी चाहिए, राजा का निरंकुश शासन खत्म होना चाहिए और देश का एक संविधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेंच था। सबकी बराबरी का मतलब सबको वोट का अधिकार बिल्कुल नहीं था। वोट देने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को था जिनके पास अपनी संपत्ति थी। महिलाओं और बिना संपत्ति वाले पुरुषों को इस अधिकार से बाहर रखा गया था। वहीं अगर हम आर्थिक क्षेत्र में देखें तो उदारवाद का मतलब था बाजारों को आज़ाद करना, यानी सामान और पूंजी की आवाजाही पर सरकार जो तरह तरह के टैक्स और प्रतिबंध लगाती है, उन्हें खत्म किया जाए। आप बस कल्पना करके देखिए उस समय के एक व्यापारी की मुश्किल। मान लीजिए साल है 1833 और एक व्यापारी को अपना सामान हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग ले जाना है, तो उसे रास्ते में 11 अलग अलग जगहों पर कस्टम बैरियर पर रुकना पड़ता था और हर बार लगभग 5% टैक्स देना पड़ता था। और तो और हर इलाके में नाप तौल के पैमाने भी अलग अलग थे। सोचिए इसमें कितना वक्त और पैसा बर्बाद होता होगा।
यही वजह थी कि ये नया व्यापारी वर्ग इन सारी रुकावटों को अपनी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा मानता था। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए 1834 में प्रशिया की पहल पर ज़ोल्वेराइन नाम का एक कस्टम्स यूनियन यानी शुल्क संघ बनाया गया। इसने क्या किया? इसने ज्यादातर टैक्स बैरियर खत्म कर दिए और मुद्राओं की संख्या जो 30 से भी ज्यादा थी उसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। सोचकर देखिए, इससे व्यापार करना कितना ज्यादा आसान हो गया होगा। ज़ोल्वेराइन के बाद जब रेलवे का नेटवर्क फैलना शुरू हुआ तो इसने तो जैसे क्रांति ही कर दी। इसने अलग अलग जर्मन भाषी इलाकों के आर्थिक हितों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अब जब लोग आसानी से व्यापार करने लगे, एक दूसरे के इलाकों में आने जाने लगे, तो धीरे धीरे उनमें एक दूसरे से जुड़ाव और हम सब एक हैं वाली भावना मजबूत होने लगी। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक एकता ने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी। अब जरा इन तारीखों पर एक नजर डालते हैं। ये हमें पूरे यूरोप में हुए बदलावों की एक झलक देती हैं। 1797 में नेपोलियन के युद्धों से एक बड़ी उथल-पुथल शुरू हुई। 1815 में उसकी हार के बाद वियना संधि ने पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन विचारों की लहर को रोका नहीं जा सका और 1821 में यूनान में आज़ादी का संघर्ष शुरू हो गया। 1848 तक आते आते तो पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर से दौड़ गई और आखिर में हम इटली और जर्मनी का एकीकरण देखते हैं, जिसने यूरोप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पूरी कहानी असल में राष्ट्रवाद के संघर्ष और उसकी जीत की कहानी है। तो जैसा हमने देखा, 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। उसकी हार के बाद यूरोप की सरकारों में एक नई सोच हावी हो गई, जिसे हम रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो ये रूढ़िवाद क्या था? देखिए, रूढ़िवादी वो लोग थे जो परंपरा को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि समाज और राज्य की जो पुरानी संस्थाएं हैं, जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, परिवार, इन सबको बनाए रखना चाहिए। वो मानते थे कि समाज में एकदम से बड़े बदलाव नहीं आने चाहिए, बल्कि विकास धीरे धीरे होना चाहिए। और इसी सोच के साथ 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, यानी वो बड़ी ताकतें जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो सब वियना में इकट्ठा हुए। मकसद था यूरोप के लिए एक नया समझौता तैयार करना, और इस पूरे सम्मेलन की मेजबानी की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। इस वियना संधि का सीधा सा मकसद था नेपोलियन के समय हुए सारे बदलावों को पलट देना और यूरोप में फिर से पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। जैसे फ्रांस में बुर्बो राजवंश को, जिसे क्रांति में हटा दिया गया था, उसे फिर से गद्दी पर बिठा दिया गया और फ्रांस भविष्य में अपना साम्राज्य न फैला सके, इसके लिए उसकी सीमाओं पर कई नए राज्य बना दिए गए। अब जरा इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। ये उस दौर का एक कार्टून है जो उस समय की सच्चाई पर एक करारा व्यंग्य है। इसमें कुछ लोग बैठे हैं और सबके मुंह पर पट्टी बंधी है, यानी उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। और बाईं तरफ जो पट्टी है उस पर लिखा सवाल देखिए, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। ये सीधा सीधा उन रूढ़िवादी सरकारों पर तंज है जो किसी भी तरह के आज़ाद ख्याल, किसी भी तरह के सवाल को दबा देना चाहती थी। और हकीकत भी यही थी। 1815 के बाद जो रूढ़िवादी सरकारें बनी वो पूरी तरह से निरंकुश थीं। वो अपनी जरा सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने सेंसरशिप के कड़े कानून बनाए। अखबारों, किताबों, नाटकों और गानों, हर चीज पर नजर रखी जाने लगी ताकि फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार लोगों तक ना पहुंचे। तो जब सरकारें इतना दमन करने लगी तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे उदारवादी, राष्ट्रवादी लोग अंडरग्राउंड हो गए, यानी भूमिगत हो गए, और यहीं से पूरे यूरोप में क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने और उनके विचारों को फैलाने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन बनने लगे। तो उस दौर में क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था? क्रांतिकारी होने का मतलब था वियना संधि के बाद बनाई गई राजशाही व्यवस्थाओं का विरोध करना। इसका मतलब था आज़ादी और मुक्ति के लिए लड़ना। और इन क्रांतिकारियों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था एक राष्ट्र राज्य बनाना, एक ऐसा देश जहां किसी राजा का नहीं बल्कि जनता का शासन हो। और ऐसे ही क्रांतिकारियों में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, इटली के ज्यूसेप्पे मैत्ज़नी का, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये कौन थे और इन्होंने यूरोप के इतिहास पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ी।
एजुटेकन में हम हमेशा ऐसे लोगों को समझने पर जोर देते हैं जो इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। मेत्सिनी का जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ था। वो बहुत कम उम्र में ही कार्बोनारी नाम के एक गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। बाद में उन्होंने खुद भी 2 गुप्त संगठन बनाए, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। मेत्सिनी का ये दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को बनाया है, राजाओं ने नहीं। इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों के एक पैबंद की तरह नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन सबको मिलाकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनना चाहिए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेत्सिनी के विचारों में कितनी ताकत थी कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने उनके बारे में कहा था कि वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये दिखाता है कि उस समय की राजशाही सरकारें मेत्सिनी के लोकतांत्रिक विचारों से कितना ज्यादा डरती थीं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा में हमने 2 बिल्कुल विपरीत और शक्तिशाली विचारों के बीच का टकराव देखा। एक तरफ थी रूढ़िवादी ताकतें जो किसी भी कीमत पर पुरानी राजशाही व्यवस्था को बचाए रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी जो राष्ट्र राज्यों से बने एक नए यूरोप का सपना देख रहे थे। तो अब हमारे सामने ये सवाल है कि गुप्त संगठनों में जो ये विचार पनप रहे थे वो आखिर एक बड़े जन आंदोलन में कैसे बदले? ये छोटी छोटी चिंगारियां उन महान क्रांतियों की आग कैसे बनी जिन्होंने आगे चलकर इटली और जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्रों को जन्म दिया? क्रांतियों का युग 1830 से 1848। देखिए, ये वो समय था जब यूरोप में एक तरफ तो पुरानी रूढ़िवादी राजशाही व्यवस्था थी और दूसरी तरफ थे स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के नए नए विचार। अब इन दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हुआ और इसी टकराव ने धीरे धीरे यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदलना शुरू कर दिया। तो चलिए इस दौर को और गहराई से समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, याद है ना, 1815 में जब नेपोलियन हारा तो उसके बाद जो रूढ़िवादी ताकतें थीं उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से मजबूत करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं भी चुप नहीं बैठी थीं। वो इस पुरानी व्यवस्था को लगातार चुनौती दे रही थीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन क्रांतियों को लीड कौन कर रहा था? तो ये थे पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग, जैसे प्रोफेसर हो गए, स्कूल टीचर, क्लर्क या फिर व्यापार से जुड़े लोग। और ये क्रांतियां सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि पूरे यूरोप में, जैसे इटली, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब इलाकों में फैल रही थी। इस दौर की जो पहली बड़ी उथल पुथल हुई वो हुई फ्रांस में। साल था जुलाई 1830। यहाँ हुआ ये कि उदारवादी क्रांतिकारियों ने बूर्बो राजवंश के राजाओं को गद्दी से हटा दिया। हाँ, वही राजा जिन्हें 1815 के बाद वापस सत्ता में लाया गया था। तो उनको हटाकर एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा तो होगा लेकिन वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, उसे संविधान के हिसाब से ही शासन चलाना होगा। और इस नई व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप को। इसी बात पे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब था कि फ्रांस में जो कुछ भी होता था, जो भी राजनीतिक घटना होती थी, उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता था। और 1830 में तो बिल्कुल यही हुआ। फ्रांस की ये जो जुलाई क्रांति थी वो एक चिंगारी की तरह साबित हुई, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे यूरोप में विद्रोह की एक लहर सी पैदा कर दी। अब इस चिंगारी का असर देखिए। ब्रसल्स में विद्रोह भड़क गया और नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। इसी दौर में एक और बहुत जरूरी घटना हुई, वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इस संग्राम ने तो पूरे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों के दिलों में राष्ट्रवादी भावनाओं को और भी जगा दिया। हमें ये याद रखना होगा कि यूनान जो है वो 15वीं सदी से ही शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने यूनान की आज़ादी के लिए बहुत जबरदस्त सपोर्ट इकट्ठा किया। कई कवि और कलाकारों ने तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहना शुरू कर दिया और लोगों की राय को यूनान के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने इस लड़ाई को एक तरह से ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच का संघर्ष भी बना दिया। पश्चिमी यूरोप के बहुत से लोग प्राचीन यूनानी संस्कृति से बहुत लगाव रखते थे, जिसे हेलेनिज्म कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन। सोचिए, उन्होंने ना सिर्फ पैसे इकट्ठे किए बल्कि खुद युद्ध में लड़ने भी चले गए। हालांकि 1824 में बुखार से उनकी वहीं मृत्यु हो गई। खैर, आखिरकार 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान को एक आज़ाद देश मान लिया गया। अच्छा, एक सवाल है
क्या कोई देश सिर्फ लड़ाइयों से या जमीन जीतने से ही बनता है? नहीं। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का जो विचार है उसे बनाने में कल्चर की यानी संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका थी। कला, कविता, कहानियां, संगीत, इन सब ने राष्ट्रवादी भावनाओं को न सिर्फ एक शक्ल दी बल्कि आम लोगों तक पहुंचाने में भी बहुत मदद की। और यहीं से एक नए सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म। तो ये रोमानीवाद आखिर था क्या? देखिए, ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो कहता था कि हर चीज को सिर्फ तर्क और विज्ञान से नहीं तौलना चाहिए। ये लोग इसकी आलोचना करते थे। इसकी जगह ये भावनाओं पर, मन की आवाज पर और रहस्यमयी फीलिंग्स पर ज्यादा जोर देते थे। इन रोमानी कलाकारों और कवियों की कोशिश थी कि किसी भी देश का आधार सिर्फ लड़ाई या राजनीति न हो बल्कि एक साझा सांस्कृतिक विरासत हो, एक कॉमन कल्चरल पास्ट। ये जो पेंटिंग स्क्रीन पर है ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये मशहूर फ्रांसीसी पेंटर देलक्रोआ की बनाई द मैसेकर एट क्योस है। इसमें एक बहुत दर्दनाक घटना को दिखाया गया है जब क्योस द्वीप पर तुर्कों ने करीब 20,000 यूनानियों को मार डाला था। देलक्रोआ ने देखिए रंगों का और इमोशंस का ऐसा इस्तेमाल किया है कि यह घटना बहुत ड्रामेटिक लगती है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों का दर्द जिस तरह से दिखाया गया है उसे देखकर किसी के भी मन में यूनानियों के लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी। और यही वजह है कि ये पेंटिंग रोमानी राष्ट्रवाद का एक बहुत मजबूत सिंबल बन गई। इसी तरह एक जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटफ्रीड हर्डर। उनका भी यही मानना था। वो कहते थे कि असली जर्मन कल्चर जो है वो बड़े बड़े महलों में नहीं बल्कि आम लोगों में बसता है, जिसे जर्मन भाषा में दास फोक कहते हैं। उनका कहना था कि किसी भी देश की जो सच्ची आत्मा होती है, जिसे फोक्सगाइस्ट कहा गया, वो उसके लोकगीतों में, उसकी कविताओं में, उसके लोक नृत्यों में झलकती है। इसलिए अगर एक देश बनाना है तो इस लोक संस्कृति को इकट्ठा करना और उसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल इसी सोच पर काम किया ग्रिम ब्रदर्स ने, याकोब और विल्हेम ग्रिम। उन्होंने जर्मनी के गांव-गांव घूमकर पुरानी लोक कथाएं जमा करनी शुरू कर दी। उन्हें लगता था कि यही कहानियां हैं जो सच्ची जर्मन भावना को दिखाती हैं। और एक मजेदार बात यह है कि जिस समय वो ये सब कर रहे थे उस समय जर्मनी के ज्यादातर इलाकों पर फ्रांस का कब्जा था। तो उनका ये काम सिर्फ कहानियां इकट्ठा करना नहीं था, नहीं, ये फ्रांसीसी शासन का विरोध करने और एक अलग जर्मन पहचान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। अब देखिए, स्थानीय बोलियों और लोक साहित्य पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा था? इसका एक मकसद तो था पुरानी राष्ट्रीय भावना को फिर से जगाना, लेकिन दूसरा मकसद था राष्ट्रवाद के नए संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें पोलैंड में मिलता है। पोलैंड को 18वीं सदी में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकतों ने आपस में बांट लिया था। तो वहां रूसी कब्जे के खिलाफ अपनी भाषा को ही हथियार बना लिया गया। जब रूस ने स्कूलों से पोलिश भाषा हटवा दी तो लोगों ने चर्च में और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये रूसी शासन के खिलाफ एक तरह का संघर्ष बन गया। चलिए अब 1830 के दशक की बात करते हैं। ये जो दशक था वो यूरोप के लिए बहुत सारी आर्थिक मुश्किलें लेकर आया। हुआ ये कि 19वीं सदी के पहले हिस्से में पूरे यूरोप की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। अब आबादी बढ़ी तो नौकरी ढूंढने वाले भी बढ़ गए, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं थीं। गांव के लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ भागने लगे, जिससे शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ने लगीं। और ऊपर से एक और मुश्किल थी, इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता सामान यूरोप के बाजारों में भर गया था, जिससे यहाँ के छोटे बनाने वालों का, खासकर कपड़ा बनाने वालों का काम धंधा ठप हो रहा था। तो जब इतनी आर्थिक मुश्किलें होंगी तो उसका नतीजा क्या होगा? विद्रोह। साल 1848 में पेरिस में यही हुआ। खाने की कमी और जबरदस्त बेरोजगारी से लोग इतने तंग आ गए कि वो सड़कों पर उतर आए। हालात इतने खराब हो गए कि जो राजा था लुई फिलिप, उसे अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उसके भागने के बाद एक नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का हक मिला और काम के अधिकार की गारंटी भी दी गई और लोगों को काम देने के लिए सरकारी कारखाने भी बनाए गए। ऐसी ही एक घटना इससे थोड़ा पहले 1845 में सिलेसिया में हुई थी। वहां बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये ठेकेदार क्या करते थे कि बुनकरों को कच्चा माल देते थे और उनसे तैयार कपड़ा लेते थे, लेकिन पैसे बहुत ही कम देते थे। ये जो तस्वीर है ये उसी विद्रोह को दिखा रही है। हुआ ये कि 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक बड़ी भीड़ ठेकेदार के आलीशान घर की तरफ चल पड़ी। वो बस अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
लेकिन ठेकेदार ने उनसे बदतमीजी की। फिर क्या था, भीड़ गुस्से में घर के अंदर घुस गई और सब कुछ तोड़फोड़ दिया। ठेकेदार तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन अगले ही दिन वो सेना लेकर वापस आया और फिर जो झड़प हुई उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। ये घटना हमें बताती है कि उस समय लोगों में कितनी ज्यादा आर्थिक बेचैनी थी। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि 1848 में एक तरफ तो गरीब, बेरोजगार, भूखे किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय एक और क्रांति थी चल रही थी। ये क्रांति थी पढ़े लिखे और अमीर मध्य वर्ग की, यानी उदारवादियों की क्रांति। अब इनकी मांगे अलग थी। इनका मेन मकसद था एक ऐसा देश बनाना जो संसद के नियमों पर चले, मतलब जहां एक संविधान हो, प्रेस को आजादी हो और लोग अपने संगठन बना सकें। जर्मनी में क्या हुआ? वहां बहुत सारे राजनीतिक संगठन एक साथ आए। उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया। फिर तारीख आई 18 मई 1848। इस दिन 831 चुने हुए प्रतिनिधि एक बहुत बड़े जुलूस में निकले और फ्रैंकफर्ट की संसद में अपनी जगह ली। ये संसद सेंट पॉल्स चर्च में लगी थी, जैसा कि हम इस शानदार तस्वीर में देख सकते हैं। अब इस संसद ने क्या किया? उन्होंने एक जर्मन देश के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। इस संविधान के हिसाब से जर्मनी का राजा तो होता, लेकिन उसे संसद के नीचे रहकर काम करना पड़ता। जब इन प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ये ताज ऑफर किया तो उसने मना कर दिया। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो इस चुनी हुई संसद के खिलाफ थे। तो सवाल उठता है कि ये संसद फेल क्यों हो गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण था। देखिए, इस संसद में मध्य वर्ग के लोगों का दबदबा था और इन लोगों ने मजदूरों और कारीगरों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। बस इसी वजह से उन्हें गरीबों का सपोर्ट नहीं मिला और वो अकेले पड़ गए। आखिर में जब राजा और सेना का विरोध और बढ़ा तो संसद बिल्कुल कमजोर हो गई। सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को जबरदस्ती भंग कर दिया गया और इस तरह उदारवादियों की ये एक बहुत बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। अच्छा, इस उदारवादी आंदोलन के अंदर एक और बड़ा मुद्दा था जिस पर काफी बहस हुई। वो था महिलाओं के राजनीतिक अधिकार। इन सभी आंदोलनों में बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अपने अखबार चलाए और राजनीतिक मीटिंग्स में भी गई। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब चुनाव की बारी आई तो उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया। यहाँ इस सोर्स में लुईज़ ऑटो पीटर्स जैसी एक्टिविस्ट के विचारों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत आवाज उठाई थी। चलिए एक बार फिर से फ्रैंकफर्ट संसद वाली तस्वीर पर नजर डालते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की गैलरी में बाईं तरफ बहुत सी औरतें खड़ी हैं, लेकिन वो सिर्फ दर्शक हैं, ऑडियंस। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है और एड्यूटेकन क्लास में हम चाहते हैं कि सब इन सवालों पर सोचें। सवाल ये है कि अगर महिलाओं ने इन क्रांतियों में इतनी मेहनत की, इतनी सक्रिय भागीदारी की, तो फिर उन्हें वोट देने जैसा राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं मिला? उन्हें सिर्फ एक दर्शक बनाकर क्यों रख दिया गया? ये एक सोचने वाली बात है। तो भले ही 1848 में रूढ़िवादी ताकतों ने इन उदारवादी आंदोलनों को कुचल दिया, वो इसमें कामयाब भी हो गए, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को ठीक वैसे का वैसा वापस नहीं ला पाए। अब राजाओं को भी ये बात समझ आने लगी थी कि अगर इन क्रांतियों को रोकना है तो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ छूट, कुछ रियायतें तो देनी ही पड़ेंगी। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? 1848 के बाद के सालों में मध्य और पूर्वी यूरोप के राजाओं ने कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूस दोनों जगहों पर जमीन से जुड़े दास बनाने की प्रथा और बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हैब्सबर्ग के शासकों ने 1867 में हंगरी के लोगों को ज्यादा आजादी दी, मतलब अपने मामले खुद सुलझाने का अधिकार दिया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 1848 की क्रांतियां भले ही अपने फौरी मकसद में कामयाब नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असल में इन क्रांतियों ने ही भविष्य में बनने वाले नए राष्ट्र राज्यों की नींव रखी थी। तो हम समझेंगे कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण आखिर हुआ कैसे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने 1848 की उदारवादी क्रांतियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ये देखेंगे कि जब वो क्रांतियां असफल हो गईं तो उसके बाद राष्ट्रवाद की धारा ने कौन सा नया मोड़ लिया और जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे बड़े देश कैसे अस्तित्व में आए।
तो चलिए इस अध्याय को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले अपनी किताब में दी गई इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये एक बहुत ही भव्य समारोह है। ये हो रहा है वर्साई के मशहूर शीश महल में, जहां जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की जा रही है। हर तरफ सेना के लोग हैं, राजकुमार हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है और हमें ये सोचना होगा कि क्या कोई राष्ट्र सिर्फ सेना की ताकत और राजाओं की घोषणाओं से बन सकता है? बस यही सवाल इस पूरे अध्याय के केंद्र में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जर्मनी की कहानी से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1848 के बाद राष्ट्रवाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो कैसे बदल गया। मतलब जो राष्ट्रवाद पहले लोकतंत्र और क्रांति जैसी बातों से जुड़ा हुआ था, वो अब रूढ़ेवादी ताकतों के हाथ में एक औजार बन गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत को और बढ़ाने के लिए किया। तो देखिए, हुआ ये कि जो जर्मन इलाके थे उनको एक राष्ट्र राज्य में बदलने की जो कोशिश मध्यवर्गीय उदारवादियों ने की थी, उसे राजशाही और फौज ने मिलकर पूरी तरह से दबा दिया। अब जब उदारवादियों की कोशिश नाकाम हो गई तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रशिया ने अपने हाथों में ले लिया, जो उस समय की सबसे ताकतवर जर्मन रियासत हुआ करती थी। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये नक्शा दिखाता है कि कैसे प्रशिया ने जर्मनी के एकीकरण की इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। और इस प्रक्रिया के जो मुख्य सूत्रधार थे वो थे प्रशिया के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क। जैसा कि हम एजुटेकन की क्लास में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, इतिहास को समझने के लिए नक्शे बहुत ही जरूरी होते हैं। इस नक्शे में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रशिया इस पूरे एकीकरण के केंद्र में कैसे था। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में बिस्मार्क अकेले नहीं थे। उन्हें प्रशिया के जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनका पूरा समर्थन मिला, जिन्हें यूंकर कहा जाता था। आपको ये याद रखना है कि यही यूंकर प्रशिया की सेना और उसकी नौकरशाही की रीढ़ की हड्डी थे। तो इन्हीं के समर्थन से बिस्मार्क अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा पाए। बिस्मार्क ने एकीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए सैन्य शक्ति का, मतलब फौज की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। करीब 7 साल के दौरान प्रशिया ने 3 बड़े युद्ध लड़े। पहला डेनमार्क के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रिया के खिलाफ और आखिर में फ्रांस के खिलाफ। इन तीनों ही युद्धों में प्रशिया को जीत मिली और इसी के साथ जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। अब हम वापस उसी पहली तस्वीर पर लौटते हैं। तो जनवरी 1871 में वर्साई के उसी शीश महल में ये समारोह हुआ था। यहाँ प्रशिया के राजा काइजर विलियम प्रथम को पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि सेना के बड़े अधिकारी और खुद मंत्री बिस्मार्क भी प्रमुख रूप से खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये समारोह सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, बल्कि ये फ्रांस पर प्रशिया के दबदबे का एक प्रतीक था। तो एकीकरण के बाद जो ये नया जर्मन राष्ट्र बना, उसमें प्रशिया का दबदबा साफ तौर पर दिखाई देता था। इस नए राज्य ने मुद्रा, बैंकिंग और कानून व्यवस्था के आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और अक्सर ऐसा होता था कि प्रशिया में जो नियम कानून लागू किए गए थे वही पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बन जाते। जर्मनी के बाद अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं और वो है इटली का एकीकरण। जर्मनी की ही तरह इटली का भी राजनीतिक तौर पर बटे रहने का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो अब हम ये समझेंगे कि अनेक वंशानुगत राज्यों और साम्राज्यों में बिखरा हुआ इटली एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित हुआ। इन 2 नक्शों की जरा तुलना करके देखिए। बाईं तरफ का जो नक्शा है वो 1858 का है, जब इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, और दाईं तरफ है 1870 का एकीकृत इटली। ये बदलाव कितना बड़ा था ये इन नक्शों को देखकर साफ पता चल रहा है ना। देखिए, एकीकरण से पहले इटली की स्थिति बहुत ही जटिल थी। जो उत्तरी हिस्सा था वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग साम्राज्य के कब्जे में था। बीच के हिस्से पर पोप का शासन था और जो दक्षिणी क्षेत्र थे उन पर स्पेन के बुर्बो राजाओं का राज था। सिर्फ एक राज्य था, सार्डिनिया पीडमोंट, जहां एक इतालवी राजघराना शासन करता था। इटली के एकीकरण में 3 लोगों की भूमिका को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले थे जुसेप्पे मत्सिनी, जिन्होंने एक विचार दिया, एक सपना दिखाया। दूसरे थे काउंट कावूर, जिन्होंने अपनी कूटनीति से, अपनी समझदारी से रास्ता बनाया। और तीसरे थे जुसेप्पे गैरिबाल्डी, जिन्होंने अपनी सेना की ताकत से दक्षिणी इटली को जीत लिया। इन तीनों में से जुसेप्पे गैरिबाल्डी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने हजारों स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार की थी, जिन्हें उनकी लाल कमीजों की वजह से रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था।
उन्होंने दक्षिणी इटली में जाकर वहां के स्थानीय किसानों का समर्थन हासिल किया और स्पेनिश शासकों को वहां से हटाने में कामयाब रहे। ये एक बहुत ही मशहूर चित्र है। इसमें गैरिबाल्डी इटली नाम के एक बूट को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पहना रहे हैं। ये असल में एक प्रतीकात्मक कार्य है। ये दिखा रहा है कि गैरिबाल्डी ने जो भी जमीन जीती थी वो सब राजा को सौंप दी और इस तरह राजशाही के झंडे के नीचे इटली का एकीकरण पूरा हो गया। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि देश तो एक हो गया, पर एकीकरण के बाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती बाकी थी। वो ये कि इटली की आम जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ था और उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप उनकी अज्ञानता का स्तर देखिए। उन्होंने इटालिया शब्द कभी सुना ही नहीं था और वो ये मानते थे कि ला टालिया राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। तो अब हम अपनी तीसरी और आखिरी केस स्टडी पर आते हैं और वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का मामला जर्मनी और इटली से बहुत अलग है, काफी अजीब है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का जो निर्माण है वो किसी अचानक हुई क्रांति या उथल पुथल का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। देखिए, राष्ट्र निर्माण के दो मॉडल हो सकते हैं। एक होता है क्रांतिकारी मॉडल, जैसा कि हमने फ्रांस, जर्मनी और इटली में देखा, जहां अचानक और हिंसक बदलाव हुए। और दूसरा है विकासवादी मॉडल, जो ब्रिटेन का रास्ता था। यहाँ कोई एक बड़ी क्रांति नहीं हुई, बल्कि सदियों में धीरे धीरे एक राष्ट्र का विकास होता चला गया। अच्छा, ब्रिटेन की कहानी को समझने के लिए पहले नृजातीय या एथनिक शब्द का मतलब जानना जरूरी है। ब्रिटिश द्वीप समूह में जो लोग रहते थे, उनकी पहली पहचान कोई एक ब्रिटिश पहचान नहीं थी। उनकी मुख्य पहचान नृजातीय थी, जैसे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। और इन सभी की अपनी अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। तो ये जो ब्रिटेन बनने की प्रक्रिया है, ये कई चरणों में पूरी हुई। 1688 में इंग्लैंड की संसद ने राजशाही से ताकत छीन ली। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला लिया गया, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और आखिरकार 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक इसमें शामिल कर लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में अंग्रेजी राष्ट्र का प्रभाव और दबदबा लगातार बढ़ता गया और इसका नतीजा ये हुआ कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जो अपनी खास संस्कृति थी, जो उनकी अपनी राजनीतिक संस्थाएं थी, उनको एक योजना बनाकर सिस्टमैटिक तरीके से दबाया गया। खास तौर पर स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासियों और आयरलैंड के कैथोलिकों को बहुत क्रूर दमन का सामना करना पड़ा। एक नई ब्रितानी पहचान गढ़ने के लिए नए प्रतीकों को खूब बढ़ावा दिया गया। इनमें ब्रिटिश झंडा, जिसे हम यूनियन जैक कहते हैं, राष्ट्रगान और अंग्रेजी भाषा शामिल थे। इन प्रतीकों के जरिए अंग्रेजी संस्कृति को बाकी राष्ट्रों पर एक तरह से थोपा गया। तो आज की कक्षा में हमने 3 अलग-अलग देशों के निर्माण की कहानियों को समझा, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। चलिए अब इस अध्याय की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि 19वीं सदी में राष्ट्र राज्यों का निर्माण जनता की क्रांति से नहीं हुआ, बल्कि ये रूढ़िवादी राजतंत्रों ने अपनी ताकत, अपनी सेना और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके किया। राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो अब उदारवादी और लोकतांत्रिक नहीं रहा, बल्कि वो राज्य शक्ति का विस्तार करने वाला एक साधन बन चुका था। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर एक राष्ट्र को ताकत और दमन से बनाया जा सकता है, तो फिर वो कौन सी चीजें जो उसे लंबे समय तक एक साथ जोड़कर रखती है? क्या सिर्फ कानून और सेना ही काफी हैं या कुछ और भी चाहिए होता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अच्छा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया को समझा था। आज हम उसी कहानी को एक अलग नजरिए से देखेंगे, कला की नजर से। हम ये जानेंगे कि उस दौर के कलाकारों ने जर्मनी यानी जर्मेनिया को एक नारी के रूप में, एक राष्ट्र के प्रतीक के तौर पर आखिर कैसे दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं, ये काफी दिलचस्प टॉपिक है। तो देखिए, 18वीं और 19वीं सदी में जब राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैल रही थी, तब कलाकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि राष्ट्र जैसा एक विचार जो कि अमूर्त है, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे कोई ठोस रूप कैसे दिया जाए। तो इसका समाधान उन्होंने निकाला राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करके, और ज्यादातर मामलों में ये रूप एक नारी का होता था। यही नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आज हम जर्मन राष्ट्र के इसी रूपक यानी जर्मेनिया से जुड़े प्रतीकों और उनके अर्थ को समझेंगे।
यहाँ हमारी पाठ्यपुस्तक के बॉक्स 3 के आधार पर एक सूची दी गई है। ये जर्मनिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक और उनके मतलब बताती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, टूटी हुई बेड़िया आज़ादी का प्रतीक है, बाज छाप वाला जो कवच है वो जर्मन साम्राज्य की शक्ति का, और बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का। चलिए अब इनमें से कुछ खास प्रतीकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टूटी हुई बेड़ियों की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। इसका सीधा सा मतलब है गुलामी से आज़ादी मिलना। तो जब भी जर्मेनिया को टूटी हुई बेड़ियों के साथ दिखाया जाता था तो ये इस भावना को दर्शाता था कि जर्मन राष्ट्र अब किसी भी तरह के दमन या तानाशाही से या तो आज़ाद हो चुका है या फिर आज़ाद होना चाहता है। अच्छा, अगला प्रतीक है बलूत की पत्तियों का मुकुट। देखिए, जर्मनी संस्कृति में बलूत यानी ओक का जो पेड़ होता है उसे बहुत मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। इसीलिए ये वीरता और बहादुरी का प्रतीक बन गया। तो जब जर्मनिया ये मुकुट पहनती है तो ये जर्मन लोगों के साहस और राष्ट्र के लिए लड़ने की उनकी अटूट शक्ति को दिखाता है। ये सिर्फ एक मुकुट नहीं है, ये एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये फिलिप विट ने 1848 में बनाया था। जर्मेनिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाने के लिए खासतौर पर बनाया गया था, जहां फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक हुई थी। इस चित्र में जर्मेनिया को देखिए, कितनी गौरवशाली और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। तो अब एक सवाल मन में आता है, और हमारी पाठ्यपुस्तक भी हमसे यही पूछती है कि भाई इस चित्र को देखकर जर्मेनिया के कौन कौन से गुण नजर आते हैं, और उसके हाथ में जो ये तलवार है इसका क्या मतलब है। चलिए, जो प्रतीक हमने अभी अभी समझे हैं उनकी मदद से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तलवार का अर्थ बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ तो ये तलवार मुकाबले की तैयारी और अपनी रक्षा करने की ताकत को दर्शाती है। उस पर लिखा भी होता था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। लेकिन साथ ही अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो तलवार पर जैतून की एक डाली लिपटी हुई है, और जैतून की डाली तो हमेशा से शांति का प्रतीक रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जर्मन राष्ट्र लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसकी पहली इच्छा शांति बनाए रखना है। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों की उम्मीदें थीं वो बहुत जल्द टूट गईं। फ्रैंकफर्ट संसद को भंग कर दिया गया। इस निराशा और हताशा के दौर को भी एक कलाकार ने जर्मेनिया के चित्र के माध्यम से दिखाया है। चलिए अब उस चित्र को देखते हैं। ये चित्र 1850 में जूलियस ह्यूबनर ने बनाया था और इसका शीर्षक है द फॉलन जर्मेनिया, यानी हताश जर्मेनिया। पहले वाले चित्र से ये कितना अलग है ना? यहाँ जर्मेनिया जमीन पर गिरी हुई, उदास और निराश दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे उसका सारा गौरव और आत्मविश्वास कहीं खो गया है। एडू टॉकिन में हम हमेशा कहते हैं कि कला इतिहास का आईना होती है, और ये चित्र इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो ये चित्र हमें सोचने पर मजबूर करता है, और हमारी पाठ्यपुस्तक भी यही सवाल उठाती है कि चित्रकार आखिर किन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 साल के अंदर जर्मेनिया की छवि इतनी ज्यादा बदल गई? इस चित्र में निराशा के कई प्रतीक छिपे हैं। ध्यान से देखिए, शाही ताज और राजदंड जमीन पर पड़े हैं, जो इस बात का संकेत है कि राजशाही ने उदारवादी सपनों को कुचल दिया है। जर्मेनिया के चेहरे पर गहरी उदासी और थकावट के भाव हैं, और चित्र की जो पृष्ठभूमि है वो भी एकदम अंधकारमय है, जो भविष्य के प्रति निराशा को दिखाती है। तो अब हम साफ साफ समझ सकते हैं, ये चित्र असल में 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद की विफलता को दर्शा रहा है, जब उदारवादियों की एकीकृत और संवैधानिक जर्मनी बनाने की उम्मीदों को राजा और सेना ने मिलकर कुचल दिया था। उस वक्त जो निराशा फैली, उसी को ह्यूबनर ने इस चित्र में कैद किया है। ये उम्मीद से निराशा तक का एक सफर है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जर्मेनिया जैसे जो रूपक थे वो सिर्फ कला के नमूने नहीं थे, ये राष्ट्र के विचार को एक मूर्त, एक भावनात्मक रूप देने का एक बहुत मजबूत तरीका थे। इन प्रतीकों और चित्रों के जरिए लोगों को आपस में एक जुड़ाव महसूस होता था, और उनमें एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना और भी ज्यादा मजबूत होती थी। आज हम अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बिल्कुल आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद।
देखिए, इस भाग में हम ये समझेंगे कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते राष्ट्रवाद का जो रूप था वो कैसे बदल गया, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस बदले हुए राष्ट्रवाद ने और साथ ही बड़ी शक्तियों की साम्राज्यवादी इच्छाओं ने बाल्कन क्षेत्र में एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया जो आगे चलकर पहले विश्व युद्ध की वजह बना। तो चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय के आखिरी पड़ाव पर जो सबसे बड़ा बदलाव हमें समझना है वो इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है। याद करिए, जब हमने अध्याय शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि 19वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद एक बहुत ही आदर्शवादी विचार था। ये उदारवाद और जनतंत्र से जुड़ा था। लेकिन अब सदी के आखिरी हिस्से तक आते आते ये एक सीमित लक्ष्यों वाला एक संकीर्ण सिद्धांत बनकर रह गया था। अब राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और हमेशा लड़ने झगड़ने को तैयार रहते थे। और इसी दौर में एक और चीज हुई। यूरोप की जो बड़ी ताकतें थीं, उन्होंने अपने साम्राज्यवादी मकसदों को हासिल करने के लिए अपने अधीन जो लोग थे उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब वो दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को भड़काते थे ताकि वे अपने साम्राज्य को और भी फैला सकें। तो 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का जो सबसे गंभीर स्रोत था वो था बाल्कन क्षेत्र। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्षेत्र इतना विस्फोटक क्यों बन गया? इसका जवाब हमें यहाँ की भौगोलिक और जातीय बनावट में मिलता है। जैसा कि हम इस सूची में देख सकते हैं, आज के जो देश हैं रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, ये सभी बाल्कन क्षेत्र में ही शामिल थे। इस इलाके में रहने वाले निवासियों को आमतौर पर स्लाव के नाम से जाना जाता था, पर बात इतनी सीधी नहीं थी। इस एक स्लाव पहचान के अंदर भी ये सभी समूह अपनी अलग अलग भाषा, संस्कृति और इतिहास रखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जातीय जटिलता कितनी ज्यादा थी। तो इस तनाव का जो पहला और सबसे बड़ा कारण था वो था ऑटोमन साम्राज्य का टूटना। देखिए, बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था, और जैसे जैसे ये सदियों पुराना साम्राज्य कमजोर होकर बिखरने लगा, इस पूरे इलाके में हालात बहुत ज्यादा अस्थिर हो गए। तनाव का दूसरा कारण था रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों का फैलना। याद है, हमने पहले पढ़ा था कि रोमानी राष्ट्रवाद इतिहास, लोक संस्कृति और भाषा पर जोर देता है। तो जब ऑटोमन साम्राज्य के टूटने की प्रक्रिया के साथ राष्ट्रवाद के ये भावनात्मक विचार मिल गए तो स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने खुद को आधुनिक बनाने और अंदरूनी सुधार करने की कोशिश तो की, लेकिन उसे इसमें बहुत कम कामयाबी मिली, और इसी का फायदा उठाकर एक एक करके उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थीं वे उसके चुंगल से निकलकर अपनी आज़ादी का ऐलान करने लगीं। अच्छा, तनाव का एक तीसरा कारण भी था। बाल्कन लोगों ने अपनी आज़ादी के दावों को सही ठहराने के लिए इतिहास का सहारा लिया। उन्होंने तर्क ये दिया कि वे तो कभी स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में विदेशी ताकतों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया, इसलिए अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाना उनका एक ऐतिहासिक अधिकार है। इस तर्क ने उनके स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत आधार दिया। इसका मतलब यह है कि जब अलग अलग स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और अपनी आज़ादी को परिभाषित करने की कोशिश की, तो उनके बीच टकराव और भी गहरा होता चला गया। ये जो विद्रोही राष्ट्रीय समूह थे, ये अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को वापस पाने के लिए लड़ तो रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वे एक दूसरे से ही टकराने लगे। और बात यहीं नहीं रुकी। बाल्कन के जो राज्य थे वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलते थे, और हर राज्य चाहता था कि वो दूसरे का इलाका हड़प कर अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल कर ले। इस वजह से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। मतलब ये लड़ाई सिर्फ बाहरी ताकतों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि आपस में भी जमीन और सत्ता के लिए एक खतरनाक दौड़ शुरू हो गई थी। अब इस क्षेत्रीय समस्या में एक और बड़ी उलझन तब पैदा हो गई जब यूरोप की बड़ी शक्तियां भी इस खेल में कूद पड़ीं। इसके बाद तो बाल्कन क्षेत्र इन बड़ी ताकतों के बीच की दुश्मनी का एक अखाड़ा ही बन गया। देखिए, उस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार को लेकर, उपनिवेशों को लेकर और अपनी नौसेना की ताकत को लेकर बहुत गहरी होड़ मची हुई थी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, हर ताकत ये चाहती थी कि बाल्कन पर दूसरी शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके वो उस क्षेत्र में अपना असर बढ़ाए। सब एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे और अपने अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहते थे। तो इन सभी कारणों ने मिलकर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति बना दी जिसके कारण इस इलाके में कई युद्ध हुए। एक तरफ यूरोपीय शक्तियों की आपसी दुश्मनी और दूसरी तरफ बाल्कन राज्यों की अपनी महत्वाकांक्षाएं।
इन सब ने मिलकर हालात को इतना बिगाड़ दिया कि आखिरकार इसी के नतीजे में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो जहां एक तरफ हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद ने 1914 में यूरोप को एक बहुत बड़ी तबाही की ओर धकेल दिया, वहीं दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में जहां यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेश बना रखे थे, वहां एक अलग ही तरह का राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था, और वो था साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद। अब स्क्रीन पर इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। ये 20वीं सदी की शुरुआत का एक नक्शा है जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक तरह से यशगान कर रहा है, यानी उसकी महिमा का बखान कर रहा है। इसके बीचों बीच आपको ब्रिटेनिया दिखाई दे रही है, जो ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक है, और वो पूरी दुनिया के ऊपर बैठी है। उसके आसपास शेर, हाथी और दूसरे प्रतीक हैं जो उसके साम्राज्य की जबरदस्त ताकत को दिखा रहे हैं। ये एक किस्म का साम्राज्यवादी प्रचार है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य कितना शक्तिशाली है और पूरी दुनिया पर उसका कितना प्रभाव है। लेकिन जिन देशों पर यह साम्राज्यवादी शासन कायम था, वहां साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। ये सभी आंदोलन राष्ट्रवादी थे। वो सब एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे और साम्राज्यवादी शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, इन साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की अपनी एक खास किस्म विकसित की। मतलब उन्होंने यूरोप के राष्ट्रवादी विचारों की आंख बंद करके नकल नहीं की, लेकिन ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए, यह अब पूरी दुनिया में एक सार्वभौमिक और स्वाभाविक विचार मान लिया गया था। तो चलिए अब संक्षेप में इस अध्याय के एक मुख्य सवाल पर बात कर लेते हैं, जो आपकी किताब में भी दिया गया है, कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव आखिर पनपा क्यों। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इसके मुख्य कारण थे: पहला, ऑटोमन साम्राज्य का कमजोर होकर टूटना; दूसरा, रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों का फैलना; तीसरा, बाल्कन राज्यों का अपने इतिहास के आधार पर आजादी का दावा करना; चौथा, उनकी आपसी जलन और जमीन के लिए होड़; और आखिर में रूस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसी बड़ी यूरोपीय ताकतों की साम्राज्यवादी स्पर्धा। तो इस अध्याय के अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यूरोप में शुरू हुआ राष्ट्रवाद का विचार धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, और राष्ट्र राज्य का जो विचार था वो आधुनिक समाजों को संगठित करने का एक सार्वभौमिक सिद्धांत बन गया। और इसी के साथ हमारी आज की एडुटेकन की कक्षा में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।